टेबल में, और Cu जो है वो नीचे है। ये है लोहे की पोजीशन और ये है कॉपर की पोजीशन। कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, लोहा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो लोहा जो है वो कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील है आयरन से, तो कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कहें कि लोहे को कौन कौन विस्थापित कर सकता है इसके विलयन में से, तो वो होगा जिंक कर सकता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि इससे ऊपर वाले सभी कर सकते हैं इसको विस्थापित। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बाद अब हमारा विषय आता है धातु की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि कोई भी एक धातु है वो दूसरे अधातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, या फिर हम कह सकते हैं धातु और अधातु एक दूसरे के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन्हें समझते हैं पहले, फिर इसका एक उदाहरण देखेंगे अगले पेज पर। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। जो भी तत्व हैं, चाहे वो धातु हो और अधातु, ठीक है, उनकी अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हमें समझ सकते हैं। और संयोजकता कोश पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, आप कक्षा 9 में अष्टक का नियम पढ़ चुके होंगे पाठ 3 से। ठीक है, कक्षा 9 की साइंस बुक के पाठ 3 से, उसको मैं फिर से बता देता हूं क्या होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। सोडियम होता है Na यानी कि इसकी परमाणु संख्या होती है 11। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11, और जो भी इसके कोश होते हैं, सोडियम के कोश कौन कौन से होते हैं, यानी कि सभी तत्वों के ही कोश होते हैं। पहला कोश होता है K, उससे अगला L, उसके बाद M, उसके बाद N, फिर O, P, Q ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये कोश होते हैं। पहले कोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए K वाले कोश में। ठीक है, बचे कितने, 9। अगले कोश में हमेशा पहले कोश में 2 होने चाहिए, उससे अगले कोश में 8 होने चाहिए, उससे अगले कोश में भी 8 होने चाहिए। लेकिन यहां पर कितने बचे, 8 और 2 10 तो आ गए, यहां पर बचा इसमें 1। तो M जो कोश है उसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो भी है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सोडियम का, 2, 8 और 1, यानी कि इसके आखिरी कोश में कितने हैं, आखिरी कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या होती है कि जो भी आखिरी कोश होता है उसमें अष्टक बनाना, अष्टक यानी कि 8 बनाना इसमें। तो M कोश में 8 बनाने के लिए सोडियम को क्या जरूरत है, इसको 7 की जरूरत है। लेकिन 7 लेने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी, शक्ति लग जाएगी इसे, इतनी शक्ति किसी भी उसमें नहीं होती है, तत्व में नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक जो है, जो भी ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको दान कर देगा, दूसरे किसी अधातु को या दूसरे धातु को दे देगा। ठीक है, सोडियम किसी दूसरे धातु को देने के बाद बन जाएगा Na। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, 2,8, पहले में 2, उसके बाद में 8। 1 इसने दे दिया है, तो आखिरी कोश जो हो गया इसका खाली। आखिरी कोश, जो खाली कोश कभी भी हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, यानी कि आखिरी कोश क्या होगा इसका, L वाला कोश, और L कोश में अपने आप ही 8 है, तो ये बन जाएगा संयोजकता कोश जो है इसका पूरा हो गया। ठीक है, इस आधार पर ये किसी भी दूसरे अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, उदाहरण लेंगे इसका अगले पेज पर, आप अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे। तो आगे दिया है इसमें, धातु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। धातु हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा। ठीक है, और धन आयन बनाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धन आयन बनाएगा। धन आयन यानी कि सोडियम पर क्या आएगा, जैसे कोई भी धातु, जैसे यहां पर सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा ये, और धन आयन बनाएगा। धन आयन यानी कि सोडियम पे जितने भी देगा ये, अगर इसने 1 दिया है तो 1 जमा का निशान आ जाएगा। अगर कोई 2 देता है, एल्यूमिनियम के आखिरी उसमें 3 होते हैं, वो 3 का दान करता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो 3 जमा बनाएगा। ठीक है, 3 आयंस, यानी कि ये क्या दर्शाता है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए। ठीक है, 1 जमा दर्शाता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये 3 जमा दर्शाता है कि इसने 3 दिए हैं। और ये धन आयन यानी कि जमा वाला आयन बनाता है। ये सोडियम का धन आयन, ये एल्यूमिनियम का धन आयन। ठीक है, अगला बिंदु दिया है, अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से करके ऋण आयन बनाते हैं। अधातु क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो धातु किसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है किसी को, और अधातु लेता है। तो धातु जो देगा वो अधातु को, अधातु उसे ले लेगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन है,
क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की से जरूरत होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी धातु से ले लेता है और बनाता है ऋण आयन। ऋण आयन यानी कि घटा वाला आयन, तो Cl घटा का आयन बनाता है ये, ठीक है। जैसे ये धन आयन बनते हैं, इसी प्रकार से ये देने के बाद देने वाला हमेशा जमा में आयन बनाएगा और लेने वाला हमेशा घटा वाले आयन बनाएगा, ठीक है। अगला बिंदु दिया है, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब जो भी यौगिक बनेगा, धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? आयनों के आदान प्रदान से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स या फिर कहें आयंस इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से बनते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाला यौगिक है उन्हें कहा जाता है आयनिक यौगिक, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा आयनिक यौगिक का NaCl। यहां पर क्या करता है, Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, और इनसे बनता है NaCl। इसे देखते हैं ये किस प्रकार बनता है एक आगे वाले पेज पर। अब देखते हैं आयनिक यौगिक का एक उदाहरण जो कि है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये किस तरह से बनता है? तो इसमें धातु जो है वो है Na यानी कि सोडियम, और क्लोरीन अधातु है क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पीछे वाले पेज पर भी बता चुका हूं, वो होता है 2, 8 और 1, ठीक है। और इसी प्रकार से क्लोरीन जो है उसके परमाणु संख्या होती है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले में 2, उससे अगले में 8, उससे अगले में बचे हुए जितने भी 2 और 8 हो गए 10, अगले में बचे हुए आ जाएंगे 7। तो इसके में सोडियम के आखिरी कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन। ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे? सोडियम Na के आखिरी कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम इसके चारों ओर एक बिंदु से दर्शाएंगे, ठीक है। ये जो बिंदु लगाया है ये है इसके चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आखिरी कोश वाला। और क्लोरीन में है 7, तो ये बनाया हमने क्लोरीन। इसमें है, ये कांटे से बना रहा हूं मैं, ठीक है, क्रॉस कर रहा हूं जो ये है इसके इलेक्ट्रॉन। तो 7 हैं कुल, 4 हो गई, ये 5, 6 और 7। अब ये दोनों किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे? जो सोडियम के पास 1 है, सोडियम को जरूरत अष्टक बनाने की कोशिश करेगा, ये भी और ये भी। इसको 1 की जरूरत है, इसके पास 1 ज्यादा है। अगर ये 1 इसको दे देता है तो इसके 8 भी हो जाएंगे और इसके भी आखिरी कोश में 8 ही बचेंगे। तो सोडियम क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। ये पहुंच गया क्लोरीन के पास। अब आप देखेंगे कि सोडियम का भी आखिरी कोश 8 बचा, यानी कि सोडियम का भी कोश पूरा हो गया और क्लोरीन के भी पूरे 8 हो गए, ठीक है। अब सोडियम ने अगर 1 दिया है तो सोडियम जो है वो Na जमा का होगा, धन आयन बनाएगा। और क्लोरीन ने जितना भी लिया है, क्लोरीन ने 1 लिया है तो क्लोरीन ऋण आयन बनाएगा, ठीक है। Na जो है वो जमा का होगा, धन आयन यानी कि जमा का आयन, और क्लोरीन घटा का आयन, ऋण आयन कहेंगे इसे, ठीक है। अगर हम इसकी जो इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो वो किस प्रकार से होगा? Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा अपने से, ठीक है, आखिरी कोश का 1 इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा तो बनाएगा Na जमा, ठीक है। Na जमा वाला जो है ये क्या हो गया, 2 और 8। Na जमा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, ठीक है। अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन यहां पर आ गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7। जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अलग किया था ये आ गया यहां पर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्लोरीन अपने साथ जोड़ लेगा और क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव यानी कि घटा वाला ऋण आयन बनाएगा, ये 2, 8 और 8, ठीक है। ये हो गई इसकी सूत्र में अगर हम लिखना चाहें तो इसे, ठीक है। धातु और अधातु की परस्पर अभिक्रिया से जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म, इसमें सबसे पहला दिया गया है भौतिक प्रकृति। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं उनकी भौतिक प्रवृत्ति कैसी होती है? यह ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। ठोस यानी कि ठोस अवस्था में, कठोर यानी कि काफी मजबूत, और भंगुर यानी कि बिखर जाना, ठीक है। भंगुर यानी कि आसानी से जो टूट जाए, ठीक है। अब ठोस, कठोर और भंगुर किस प्रकार से हो सकते हैं? जैसे कंचे, मार्बल होते हैं कंचे, वो बहुत ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं, लेकिन अगर हथौड़े से उन पे प्रहार किया जाए तो वो कई टुकड़ों में टूट जाते हैं आसानी से। बहुत कम ताकत हमें लगानी पड़ती है उसे तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो भंगुर उसे कहेंगे हम, जो आसानी से टूट भी जाए, ठीक है, ठोस भी हो और आसानी से टूट भी जाए, तो वो होगा भंगुर, ठीक है। दूसरा बिंदु दिया गया है गलनांक एवं कथवांक।
गलनांक यानी कि ऐसा तापमान जिस पर वो पिघलना शुरू कर दे, और कथवांक यानी कि ऐसा तापमान जिस पर वो उबलना शुरू कर दे। तो गलनांक और कथवांक जो है वो आयनिक यौगिक का वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक ताप पर ये गलनांक और कथवांक अवस्था, ठीक है, गलते हैं और उबलते हैं। ठीक है, अगला है घुलनशीलता। घुलनशीलता यानी कि किस किस चीज में इन्हें घोला जा सकता है या घुल सकते हैं ये। जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जो भी आयनिक यौगिक हैं वो जल में तो घुल जाते हैं आसानी से, लेकिन पेट्रोल या केरोसिन जो होते हैं या पेट्रोल केरोसिन जैसे और भी जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें नहीं घुल पाते हैं, सिर्फ जल में आसानी से ये घुल सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है विद्युत की चालकता। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं इसमें विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाती है या नहीं। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। जो भी आयनिक यौगिक हैं अगर ये जलीय विलयन के रूप में हो या फिर गलित रूप में हो, गलित रूप यानी कि तरल रूप में, ठीक है, पिघली हुई अवस्था में हो, आयनिक यौगिक अगर पिघली हुई अवस्था में हो या इनका जलीय विलयन हो, तो ये विद्युत का चालन आसानी से करने लगते हैं, यानी कि ये जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। लेकिन अगर ठोस अवस्था में होंगे, ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, सिर्फ जलीय विलयन और गलित रूप में ये आयनिक जो भी विद्युत है उसका चालन करते हैं। ठीक है, धातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बाद अब देखते हैं धातुओं की प्राप्ति हमें कहां से होती है, किस प्रकार से होती है, इसकी विधि क्या है धातु प्राप्त करने की, और धातु जो है वो किस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है, उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजें। तो अगला विषय है हमारा पाठ में धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की जो प्राप्ति है, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ये पूरी विधि है, उसको धात्विकी भी कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कुछ शब्दों को, उनकी परिभाषाओं को। इसमें सबसे पहले आता है खनिज। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो भी पृथ्वी से हमें तत्व या यौगिक, ठीक है, सभी चीजें, धातु अधातु, ये सारी चीजें हमें पृथ्वी से मिलती हैं। तो पृथ्वी में जो भी प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक हैं उन्हें हम खनिज कहेंगे। ठीक है, अगला है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहा जाएगा। ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, ठीक है, और उसे निकालना भी आसान हो, उसकी कोई विधि हो निकालने की, जो कम पैसे खर्च करके हम निकाल सके धातु को उस प्रोसेस से, उस विधि से, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा अयस्क। अगला है गैंग। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहा जाता है। जो भी हमें पृथ्वी से अयस्क मिलते हैं उसके साथ हमें बहुत सारी अशुद्धियां मिलती हैं, जैसे रेत हो गया, रेत, मिट्टी या फिर कंकड़ पत्थर, ऐसी चीजें जो हमारे काम की नहीं है, जो अयस्क के साथ हमें मिल गई हैं, ठीक है, उनको कहा जाएगा गैंग। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति जो ये विधि है धात्विकी भी कहा जाता है इसे। ये 3 चरणों में की जाएगी। 3 चरण यानी कि 3 स्टेप्स में की जाएगी। ठीक है, चरण 1 क्या होगा? अयस्कों का समृद्धिकरण। जो भी हमें पृथ्वी से अयस्क मिले हैं उनको समृद्धिकरण किया जाएगा। समृद्धिकरण का अर्थ होगा अयस्क के साथ जो हमें गैंग, अशुद्धियां मिली हैं, उन अशुद्धियों को हटाना। ठीक है, पृथ्वी से हमें क्या मिलता है? अयस्क जमा में गैंग, यानी कि अयस्क के साथ गैंग यानी कि अशुद्धियां भी मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? इस गैंग को इससे अलग किया जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा अयस्क। ठीक है, चरण 2 में क्या किया जाएगा? धातुओं का निष्कर्षण। जो भी हमें ये अयस्क मिला है गैंग को हटाने के बाद, इस अयस्क में से धातुओं को अलग किया जाएगा। ठीक है, कई रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा धातु इसमें से निकाला जाएगा। और चरण 3 जो है वो है धातुओं का परिष्करण। परिष्करण का अर्थ है धातु, यहां से अयस्क मिला हमें, चरण 2 में धातु निकाल लेंगे हम। अब जो हमें धातु मिला है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ स्लैग्स होते हैं, कुछ अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो आखिरी चरण में क्या करेंगे? धातुओं का परिष्करण, यानी कि बिल्कुल शुद्ध धातु हम उससे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों चरण हैं इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं आगे वाले पेजेस पर। धातुओं की प्राप्ति में चरण पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण यानी कि जो भी मिश्रण मिला है हमें अयस्क और गैंग का पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से हमें क्या मिलता है? अयस्क और गैंग मिक्सचर मिलते हैं ये। ठीक है, मिश्रण मिलता है, तो इसमें से गैंग को हटाना और अयस्क को प्राप्त करना।
सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्क को प्राप्त करेंगे, गैंग को हटा देंगे इसमें से। तो ये किस प्रकार से किया जाता है, अनेक विधियों द्वारा ये किया जा सकता है, कई विधियां हैं इसकी, ठीक है। जैसे पानी से साफ करना, रेत मिट्टी जैसे जो भी गैंग होगा उसे पानी से साफ किया जा सकता है, या फिर जो अयस्क और गैंग है कम मिश्रण है इसको पीस लिया जाए, ठीक है। पीसने के बाद छान कर किया जा सकता है, रसायनों का उपयोग करके किया जा सकता है, या फिर चुंबक के द्वारा किया जा सकता है। जो रेत मिट्टी है वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा कोई अयस्क हो जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता हो तो उसे चुंबक के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी विधियां हैं जिनमें गैंग को हटाया जाता है अयस्कों से, ठीक है। चरण 1 धातुओं के समृद्धिकरण के बाद आता है चरण 2 जो है धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो भी हमें अयस्क मिला है उससे धातु किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो ये है यहां पर सक्रियता श्रेणी, इसमें सभी जो भी धातु हैं उनको किस प्रकार से निकाला जाएगा ये देखते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु हैं, यानी कि जो ऊपर वाले धातु हैं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले धातु जो अधिक क्रियाशील हैं ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, इनका विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। जो भी अधिक क्रियाशील धातु हैं उनका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि इनके अयस्कों का विद्युत अपघटन किया जाएगा और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। ये किस प्रकार से किया जाएगा आगे वाले पेजेस पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है मध्यम क्रियाशील, जो ना तो ज्यादा क्रियाशील है और ना ही कम क्रियाशील है, जो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, उनको किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाएगा या फिर कहें अयस्कों से निकाला जाएगा। जो भी मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, या तो ऑक्साइड की अयस्क के रूप में, या कार्बोनेट अयस्क के रूप में। तो इनको निकालने का, इनका निष्कर्षण करने का क्या तरीका है, जो सल्फाइड अयस्क है या कार्बोनेट अयस्क है इनको सबसे पहले ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा, और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद कार्बन द्वारा इनका उपचयन किया जाता है, ठीक है। कार्बन के साथ इनकी अभिक्रिया कर दी जाती है और शुद्ध धातु हमें मिल जाता है। अब आता है कम क्रियाशील, जो कम क्रियाशील धातु हैं उनका किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाएगा। तो जो भी कम क्रियाशील धातु हैं वो हमें स्वतंत्र रूप में ही मिलते हैं, ठीक है। पृथ्वी से हमें ये शुद्ध धातु के रूप में ही मिलते हैं, ठीक है। चरण 2 धातुओं का निष्कर्षण में जो सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातु हैं, यानी कि कम क्रियाशील धातु हैं, उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहां पर है कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम क्रियाशील धातु कौन कौन से होते हैं, Au, Ag, Hg और Cu, यानी कि सोना, चांदी, पारा या फिर कहें मरकरी और कॉपर। जो Au और Ag यानी कि सोना और चांदी है ये हमें स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, सीधा हमें ये प्रकृति से मिल जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी अयस्क के रूप में नहीं होते। अयस्क के रूप में जो है वो Hg और Cu होते हैं। ये या तो ऑक्साइड के अयस्क के रूप में होंगे या सल्फाइड के अयस्क के रूप में होंगे। तो इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा ये देखते हैं। यह बहुत अनअभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो Hg है और Cu है ये या तो सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में मिलेंगे। तो अगर सल्फाइड के अयस्क के रूप में है तो सबसे पहले इन्हें ऑक्साइड में बदली किया जाएगा, धातु ऑक्साइड में, और उसके बाद ऑक्साइड को बहुत कम ताप पर ही गर्म करने पर ये ऑक्सीजन को त्याग देते हैं और जो हमें धातु प्राप्त हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। Hg का निष्कर्षण सिनाबार से। Hg पारा जो है इसका अयस्क होता है सिनाबार। सिनाबार का जो फॉर्मूला है वो है HgS, यानी कि पारा सल्फाइड या फिर कहें मरकरी सल्फाइड, ठीक है। मरकरी सल्फाइड को कहा जाता है सिनाबार, ठीक है। तो Hg का निष्कर्षण HgS से किस प्रकार से किया जाता है ये अभिक्रिया के से देखते हैं। यहां पर दिया गया है HgS, इसे वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाएगा, ठीक है, इसे गर्म किया जाएगा तो ये HgO जो मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी इसमें से, ठीक है। अब जो ये HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड है यहां पर आ गया, इसे फिर से गर्म किया जाएगा, ठीक है। इसे फिर से गर्म किया जाएगा तो इसमें से ऑक्सीजन जो है ये अलग निकल जाएगी और हमें मिल जाएगा धातु, ठीक है। कम क्रियाशील धातुओं का किस प्रकार से किया जाएगा, अगर सल्फाइड के रूप में है या ऑक्साइड के रूप में तो इन्हें सिर्फ गर्म करने से ही ये हमें शुद्ध धातु मिल जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसी तरह CuS से Cu का निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। यह है कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाएगा, ठीक है।
गर्म करने पर ये परिवर्तित हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगी गैस। ठीक है, अब जो कॉपर ऑक्साइड है ये आ गया कॉपर ऑक्साइड। अगर इसको कॉपर सल्फाइड, ठीक है, ये जो कॉपर सल्फाइड है और कॉपर ऑक्साइड, अगर इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाए, इन दोनों को इकट्ठा रख के गर्म किया जाए तो जो है हमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें कॉपर।